नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026 की। और स्क्रीन पर जो है टुडे यहाँ पे जो सेशन है वो है हमारा सीडीपी का। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपको यही करा रही हूँ स्पेशली, ठीक है ना। जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो एग्जाम में से पहले आए हुए हैं। ओके ना, क्लियर है? तो गाइज यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और उसके लिए आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। देखो 7505890761। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, आप इसे अगर लेना चाहते हैं तो आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा, तभी आपको ये यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। सो चलिए फिर अब जो है हम स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए और स्क्रीन पर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है गाइस, वो हमें बताना है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पूर्ण गठन से होता है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा जो है संसाधित होता है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक क्या है, उत्पाद है। तो इसमें से अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम अधिगम की बात करें, देखो अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, सीखना या फिर सिखाना, ठीक है ना। तो अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। बिल्कुल, आप कुछ भी चीज सीखेंगे तो आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही, पूर्व ज्ञान से मेल खाते हुए तभी तो नई चीजों का अर्जन करेंगे, सीखेंगे। बिल्कुल ये सही बात है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से होता है, बिल्कुल सही बात है। और अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा, हाँ बिल्कुल भैया जी, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा भी आप जो है अधिगम सीखना होता है ना, तो आप अपने समाज में भी सीखते हैं। आप अपने नैतिकता है या फिर सामाजिकता है या फिर स्कूल्स है, घर परिवार है, पास पड़ोस है, कहीं पर भी किसी फील्ड में है, आप हर जगह सीखते हैं। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं कि अधिगम, देखो अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद। नो नो, अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। कोई कुछ चीज थोड़ा ही ना है कि हाँ मैंने कहा कि भैया जो है मैंने कुछ भी कहा कि देखो ये सामान है, तो क्या अधिगम कोई एक सामान कुछ कोई वस्तु थोड़ा ही ना है अधिगम। नो, ये एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, एक लर्निंग, सीखने की एक लर्निंग प्रोसेस है। ये नहीं कि ये कोई सामान है कि मैंने कहा ये पेन है, ऐसे मैंने कह दिया लो ये अधिगम है, कर लो इसको यूज, ठीक है। ऐसा थोड़ा ही ना होता है। तो ये बात थोड़ा ही ना कि यहाँ पे सामान बेच रहे हो या फिर सामान दिखा रहे हो। चलो आगे देखो, नेक्स्ट स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, एक मिनट। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन है, कार्यात्मक स्थिरता है, निष्क्रिय अनुसरण है, प्रतिक्रिया सेट है। यहाँ पे कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? समस्या समाधान, देखो अगर आपके सामने समस्या है, प्रॉब्लम से, तो आपको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप प्रॉब्लम से निपटेंगे। क्या कार्यात्मक स्थिरता का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ फिक्स है, आप एक ही तरह से अपने आंसर्स को जो है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत होगा। कभी भी आप अपने एक ही कार्य से स्थिर रहकर एक ही तरीके से अपनी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। क्या आप निष्क्रिय अनुसरण किसी चीज का गलत तरीके से आप यूज करेंगे, प्रतिक्रिया सेट कर लेंगे? नो, बल्कि क्या यहाँ पे अपसारी चिंतन का मतलब होता है जहां पर आप अलग अलग तरह से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि मुझे ये बताइए हम जो है वनों की जो है वनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वन संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो सभी बच्चों का आंसर अलग अलग होगा कि मैम हमें वन कम काटने चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वन लगाने चाहिए। इस तरह से आपके बहुत सारे डिफरेंट आंसर होंगे। तो यही हमारा क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे स्क्रीन पर क्वेश्चन हमारा गाइस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है कोहलबर्ग से संबंधित। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में,
दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, या फिर तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो है सही आंसर क्या होगा। देखो कोहलबर्ग की बात करें, सबसे पहले थोड़ा जान लीजिए कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। कोहलबर्ग की बात करते हैं, कोहलबर्ग ने 3 अपने यहाँ पे चरण बताए, उसके 6 उपचरण हैं। 3 यहाँ पर है जो है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और जो है आपका एक है उत्तर परंपरागत, ठीक है ना। इसके अंतर्गत इनके 2-2 उपचरण है, यानी कि टोटल ही कितने हो गए, 6 हो गए। 3 इनके चरण है और 6 इनके उपचरण है, किसके भैया जी, कोहलबर्ग के। नैतिक विकास का सिद्धांत भी देते हैं और ये अपनी स्टोरी में एक यहाँ पे हिंज नाम का व्यक्ति है, इसकी स्टोरी बताता है कि कैसे ये हिंज नाम का व्यक्ति, इसकी पत्नी में मांग होती है, तो इसी के बेस पर इन्होंने अपना सारा सिद्धांत ये फिक्स किया हुआ है और इसी के आधार पर ये जो है अपने क्वेश्चंस को सेट करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा पहले स्तर के दूसरे चरण में। देखो क्या, किस सिद्धांत में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। इसका मतलब है पहले स्तर का दूसरा जो चरण है वो होता है यांत्रिक सापेक्ष, वो है क्या, यांत्रिक सापेक्ष चरण। देखो जो यांत्रिक सापेक्ष चरण होता है ना, ये इनका पहला जो है चरण, इनका पहला चरण है वो पूर्व परंपरागत, पहला चरण है पूर्व परंपरागत। तो पूर्व परंपरागत का पहला उपचरण है क्या, सॉरी दूसरा है ये यांत्रिक सापेक्ष चरण। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपका फायदा हो रहा है तभी आप उस चीज को फॉलो करेंगे, अदरवाइज आप फॉलो नहीं करेंगे। देखो मानो कि आज आप टिफिन लाना भूल गए, ओके, और आपका जो है फ्रेंड्स कह रहा है कि जो है भाई मैं टिफिन नहीं लाया, मैं खाना भूल गया है, तो मुझे शेयर करो, मुझे खिला दो। लेकिन भैया कहेगा है तो मुझे इस खाने के बदले कोई वस्तु दो, कोई सामान दो, या फिर तुम कल टिफिन लेके आओगे ना तो कल मैं नहीं लेके आऊंगा, आप मुझे अपना टिफिन शेयर करोगे, जिससे आज मैं कर रहा हूँ, यानी कि अपने फायदे के लिए ही हम, ठीक है ना, किसी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये होगा राइट आंसर। ओके चलिए यहीं पर आगे बढ़ते हैं और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन से क्लियर, चलो। और यहीं पर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है मोस्टली। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। यहाँ पे यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिमाणों पर केंद्रित होती है, यह सामायिक और विशिष्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता क्या होती है। क्या केवल और केवल अंत में। देखो अगर आपको यहाँ पे टीचर शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं यानी कि पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या उनका यही मतलब होता है कि बस आपको केवल अंत में ही उसका आंसर बताए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स हो रही तो नहीं भाई अभी नहीं बताएंगे हम, तो लास्ट में बताएंगे, पूरा जब साल खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या यह व्यापक और सामान्य होती है, या फिर यह जो है केवल, क्या केवल परिणाम, केवल तो वैसे भी सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड से, और व्यापक और सामान्य नहीं, बल्कि ये एक सामयिक और क्या विशिष्ट होती है, ठीक है ना। सामयिक और विशिष्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि अलग अलग तरह से जुड़ी होती है। और अगर देखो मैंने अभी कहा कि शिक्षण जो गतिविधि अगर आप कर रहे हैं, ठीक है ना, और प्रतिपुष्टि, उपयोगी प्रतिपुष्टि का मतलब यही होता है कि शिक्षण गतिविधि जब हम कर रहे हैं अगर बच्चे को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो टीचर्स का यह दायित्व है कि आप उस बच्चे की समाधान करें, उसकी समस्या को जाने और उसका समाधान करके फिर यहाँ पर जो है उसको बताएं। ओके सो यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एनीवन अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज आप मुझे बता सकती हैं। ओके जी, अभी जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर और नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चंस। गाइस अगर बात करते हैं क्वेश्चंस हमारे काफी उम्दा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलो एक मिनट, चलिए थोड़ा यहाँ पर क्लियर है ना, बस आपको सही दिखना चाहिए। दिख रहा है ना भैया जी, आपको सही दिख रहा है कि नहीं, प्लीज मुझे बताइए। दिख रहा है सही? तो यहाँ पर अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में हेल्प करता है। मे पर्सन जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए हो, मे पर्सन जो छात्र की व्यक्तिगत सलाह पूछते हो, मे पर्सन जो पाठ को मान्य करने के उदाहरण के लिए पूछते हैं, या फिर मे पर्सन जो किसी पाठ का सारांश मानते हैं। तो निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में हेल्प करते हैं।
माना कि ये है कि देखो टीचर्स है और टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट से किस तरह से क्वेश्चन पुटअप करेगा, ठीक है। तो भैया टीचर्स क्वेश्चन पुटअप करेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे कि बच्चों की व्यक्तिगत राय भी पूछो, उनसे कुछ उनके बारे में पूछो। अब ये थोड़ा है ना कि वे पर्सन जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए बस पूछ रहे हैं, ये थोड़ा है ना कि चलो बस ये बताओ मुझे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो आपने बता दिया कि संज्ञा की परिभाषा ये है, ओके बस यही बता दो और ये टीचर्स ने सुन लिया, नहीं बल्कि आपको बताना चाहिए जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे क्या होती है, संज्ञा होती है, ठीक है ना। इस तरह से बताइए जिससे बच्चा करके छू के देखे, बच्चा कहेगा हाँ मैं देखो सर ये देखो आपके टेबल पे पेन रखा हुआ मैंने छुआ, इसका मतलब ये पेन की संज्ञा है, सर ये ब्लैक बोर्ड है मैंने इसको छुआ, इसका मतलब ये भी संज्ञा है। तो इस तरह से जब आप खुद ब खुद अपनी खुद एक्टिविटीज करके देखोगे तो उससे बेस्ट कोई नहीं होगा, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। कह रहे हैं कि वे पर्सन जो पाठ को मान्य करने वाले, उदाहरणों के लिए पूछते हैं, ये पर्सन जो पाठ को, हम भैया पाठ को मान्य कर रहे हैं, हमें अपनी पाठ्य पुस्तक को सबसे मेन टारगेट बनाना है, अपनी पाठ्य पुस्तक को हमें सबसे जो है पहले रखना है, बच्चा सीखे ना सीखे भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी पाठ्य को मान्य करने वाले एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है ना। या फिर हम बस किसी पाठ का सारा पूछ लेंगे कि चलो बताओ जो है हिंदी का चैप्टर है और हिंदी के चैप्टर में जो है तीसरा चैप्टर है और उसका सारांश बता दिए हमें बस, ठीक है ना। क्या आप इस तरह से करेंगे? सॉरी गाइज, यहाँ पे आवाज़ प्रॉब्लम्स हो रही होगी, एनीवन प्रॉब्लम्स, सो प्लीज़ इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने देखा नहीं और मैं इसमें माइक लगाना भूल गई। सॉरी गाइज अगर आवाज़ प्रॉब्लम्स हो रही होगी, सो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, ठीक है। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में हेल्प करता है? तो यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा कि वे पर्सन जो छात्र की व्यक्तिगत क्या पूछते हैं, राय पूछते हैं। तो ऐसे पर्सन होने चाहिए जो छात्र की व्यक्तिगत क्या पूछते हैं, राय पूछते हैं, बच्चे से भी पूछते हैं कि हाँ भैया जी आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आप किस माध्यम से आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन पर, इस जो है चैप्टर्स पर आपकी क्या राय है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, आप क्या बताना चाहते हैं, आप क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली, ठीक है ना। चलिए आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी एनीवन। नेक्स्ट, सो गाइज नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता क्वेश्चन है, बाधिता एक, देखो बाधिता एक ब्लैंक स्थिति है जबकि अक्षमता एक ब्लैंक स्थिति कैसी है, क्या एक जैविक है, कार्यात्मक है, कार्यात्मक या जैविक है, क्रियात्मक या शारीरिक है। देखो बाधिता का बाधात्पन हो रही है, माना कि आप जो है कुछ भी यहाँ पे एक जो है मैथ्स का सम्स है वो सॉल्व कर रहे हैं, आप एक मैथ्स का सम्स है उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसको सॉल्व करते वक्त थोड़ा बाधा उत्पन्न हो गई, थोड़ा समस्या उत्पन्न हो गई, तो समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो सामाजिकता थोड़ा ही ना होगा, ठीक है। चलो ठीक है, वो जैविक भी नहीं, वो जो है शारीरिक भी नहीं होगा ना मनोवैज्ञानिक होगा, तो बाधा उत्पन्न हो रही है वो बायोलॉजिकल है, बाधा आ रही है वो बायोलॉजिकल है, वो क्या है बायोलॉजिकल है, बाधा उत्पन्न हो रही है। देखो आपके सामने कुछ समस्या आती है तो वो सामाजिक समस्या थोड़ा ही ना है, वो आपकी क्या होगी यहाँ पर, वो बायोलॉजिकल होते हैं, वो जैविक होते हैं, वो सामान्य है यहाँ पर, ठीक है। और जबकि अक्षमता एक क्या स्थिति है, अक्षमता का मतलब ये होता है जब आप सीखने के लिए तत्पर भी होते हैं लेकिन आप सीख नहीं पाते, आप कमज़ोर होते हैं, या फिर जो है किसी भी तरह आप ऊब रहे हैं या फिर सही नहीं सीख पा रहे हैं, आप किसी चीज़ को किसी कार्य को करने में आप अक्षम फील कर रहे हैं, यानी कि किसी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, वो होता है क्या यहाँ पे कार्यात्मक कहलाता है। वो क्या कहलाता है गाइस, यहाँ पे कार्यात्मक कहलाता है। तो बाधिता एक क्या है, जैविक स्थिति है और अक्षमता एक क्या है, स्थिति आपकी कार्यात्मक। मैंने बताया बाधा देखो समस्याएं ये देखो आप कुछ भी जो है यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको समस्या जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो बिल्कुल ये समस्या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी सामाजिकता है, मनोवैज्ञानिक है, शारीरिक है, नहीं। देखो बाधा हमें कुछ भी कार्य कर रहे हैं उत्पन्न होती है तो वो एक बायोलॉजिकल है, वो एक सामान्य है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है आंसर क्या हो, क्वेश्चंस क्या होगा, सॉरी आंसर्स बता रही हूँ। क्या आपको सही से दिखाई दे रहा है?
देखो यहाँ पे क्वेश्चन है संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को बताना है, और ये क्वेश्चन ना सीटेट में क्वेश्चन आता है, लेकिन हर तरह से हर अपनी फॉर्म में घुमा फिरा के आता है, लेकिन ये क्वेश्चन सीटेट में जरूर आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, नहीं, ये सीटेट में क्वेश्चन जरूर आता है, बस ये अपने अपने तरीके से अपने अपने घुमाव से अपने अपने अनुसार पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करती है। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो आई होप बताइए यहाँ पे सो बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा, एनीवन। सो अगर बात करते हैं संज्ञान और भावना, देखो संज्ञान, संज्ञान का मतलब ज्ञान, नॉलेज से आपका रिलेटेड है, किससे, नॉलेज, नॉलेज से आपका रिलेटेड है। देन यहीं पे बात करते हैं संवेग के बारे में। तो संवेग हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी भावनाएं होती है, हमारी फीलिंग्स होती है, तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल कह रहे हैं कि एक दूसरे को प्रभावित करता है लेकिन विपरीत सत्य नहीं है। कह रहे हैं कि भावनाएं संज्ञान को तो प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, नो। सो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करती है, पारस्परिक रूप से एक दूसरे से संबंधित करती है। आप बताएं, नॉलेज ज्ञान, ठीक है ना, और भावना इमोशंस, हमारी फीलिंग्स से सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। अगर हमारी कुछ भावनाएं नहीं होंगी तो हम क्यों यहाँ पे जो है अपना माथा पीटे, क्यों हम यहाँ पे पढ़े लिखे, क्या मतलब है, भाड़ में जाए पढ़ाई लिखाई, ठीक है ना। जब हमारे अंदर हमारे इमोशंस ही नहीं होंगे, कुछ किसी चीज़ के लिए हम तत्पर ही नहीं होंगे, फिर हम क्यों पढ़े, कोई मतलब नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, ये बताना है। इनमें से कौन जो है अभिप्रेरणा का, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, या फिर अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, फिर अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो यहाँ पर देखो आंतरिक अभिप्रेरणा का सही जो है वर्णन करता है, आंतरिक अभिप्रेरणा, देखो कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का। अगर हम बात करें मोटिवेशनल के, तो अभिप्रेरणा गाइस यहाँ पे दो प्रकार की होती है, एक होती है क्या, बाहरी अभिप्रेरणा, और एक होती है आंतरिक। पहले बाहरी को समझेंगे। बाहरी के नाम से ही कन्फर्म है कि बाहर से मोटिवेट हो रहे हैं, यानी कि या तो आप यहाँ पे जो है पुरस्कार को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, या फिर आप जो है टीचर्स के दंड से बचने के लिए अपना गृह कार्य टाइम पर करते हैं, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर जो है आपको टॉप करना है पूरे जो है कॉलेज में, स्कूल्स में, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आपको प्रतियोगिता ये जीतनी है जिससे कि आपका नाम होगा, ठीक है, इस तरह से। यानी कि आप इन सभी में अगर हम बात करें बाहरी चीज़ों से मोटिवेट है, आपको पुरस्कार दिख रहा है, पैसे, चेक दिख रहा है कि हाँ मुझे 10,000 का चेक मिलेगा अगर मैंने ये प्रतियोगिता हासिल की, हाँ मुझे जो है अगर मैं अपना पूरा गृह कार्य कंप्लीट करती हूँ, होमवर्क कंप्लीट करती हूँ, तो टीचर्स लोग मुझे यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे अच्छे जो है बातें कहेंगे कि हाँ देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, मैंने इसको वर्क दिया था, इसने कंप्लीट अपना वर्क किया है। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। चलो अभी हम यहाँ पे गाइस बात करेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा। देखो आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है जब हम अपने खुद के मन से हमें आनंद आना चाहिए खुद, तो इसमें होता है हमारी खुद की रुचि आनी चाहिए, खुद की रुचि होनी चाहिए, खुद हमें भैया जी आनंद आना चाहिए करते हुए, खुद हम मेहनत करने के लिए तत्पर हो, खुद मेहनत के लिए हम किस पर होने चाहिए, तत्पर होने चाहिए, खुद हमारी रुचि, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें किसी के दबाव में आके नहीं सीख रहे हैं, हम जितना भी सीख रहे हैं, जितना हम सीखना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी क्वालिटी है, मैं खुद सीखना चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, बाहरी पुरस्कारों से आती है यहाँ पे बाहरी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ तुलना कि भैया राम से ज़्यादा मुझे नंबर लाने, सीता यहाँ पे कह रही है कि मुझे राम से ज़्यादा नंबर लेके आने, इसलिए एक दूसरे के साथ तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब सीता यहाँ पे बाहरी रूप से मोटिवेट है। अभी जो दंड के भय से आते हैं, यानी कि मैंने कहा ना कि टीचर्स के डंडे से बचना है तो अपना होमवर्क टाइम पे करके लेके आएंगे, इसलिए यहाँ पर ये आपका क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा, ठीक है ना।
मोस्टली। अगर यहाँ पे बात करें आंतरिक अभिप्रेरणा का जो सही एग्जाम्पल्स होगा वो होगा यहाँ पर क्या, ऑप्शन बी, यानी कि अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी और आपको समझ भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, वैसे होना भी नहीं चाहिए। ओके, सो यहाँ पर भैया आनंद झलक रहा है, इसलिए सही आंसर होगा ये हमारा। चलो एक क्वेश्चन है आपके बीच में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो निम्न में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण है ये बताना है। निम्न में से कौन सा यहाँ पर जो है गाइस आलम्बन के क्या है उदाहरण है। बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, या फिर रटकर दोहराओ। तो बात फिर चूज करना है कि ये ऑप्शन राइट है, बी है इनमें से, ठीक है। देखो आलम्बन, बात करें बोलकर सोचो। देखो आप कुछ भी यहाँ पे समस्या सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको टीचर्स कह रहे हैं कि बोलकर सोचो, विचार विमर्श करो, एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप करो, संकेत और इशारे दो और क्वेश्चन पुटअप करो, पूछो। आधा हल किया हुआ अगर आप बच्चे को उदाहरण देते हैं तो बच्चा उस आधे हल किए हुए उदाहरण को अपने आप जब पूरा करने की कोशिश करेगा तो खुद यहाँ पे एक्टिव करेगा, खुद सक्रिय रहेगा, ठीक है। लेकिन रट कर दोहराओ, आप कह रहे हैं कि रट्टाफिकेशन करना, ओनली ए यहाँ पे गलत होगा, बाकी ए बी सी और डी हमारे ऑप्शन सही है। अगर हम कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं यहाँ पे, अगर हम मोटिवेट हैं, हम जो है यहाँ पर कुछ भी कार्य करना चाहते हैं या फिर कुछ भी जो है जिसमें जो है हमें बेस्ट करना है, सो सुपर्ब, ठीक है, और हमें बच्चों को सिखाना है, तो उसके लिए कहो कि बोल कर सोचो, विचार विमर्श करो, संप्रेक्षण करो। अगर नहीं हो रहा है तो संकेत इशारे, थोड़ा बच्चों की हेल्प करो, क्वेश्चन पूछो, प्रश्न आधा हल किया हुआ उदाहरण, लेकिन रट कर दोहराओ। ये कोई आपका जो है आलम्बन का एग्जाम्पल्स नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। सो अगर कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि आप खुद ही देखो। और अगर हम रटकर दोहराव की बात करें, ये तो सीटेट का वैसे भी निगेटिव टैग वर्ड से भैया जी, ठीक है ना, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो बोलकर करो, संकेत और इशारे के माध्यम से करो, क्वेश्चन पुटअप करो, आधा हल किया हुआ उदाहरण, तो इससे सबसे बेस्ट तरीके से आप सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहीं पर अब हम देखो अपनी वाणी को देते हैं विराम। और ये देखो प्रैक्टिस सेट है, बाकी मैं आपको ये कराती रहूँगी कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो यहीं पर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।